तो हम पढ़ रहे थे अपना मॉड्यूल 11 का चैप्टर 3 यानी सब मॉड्यूल 3 पढ़ रहे थे एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसमें हमने एक पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें हम इसमें आगे बढ़ के हमने क्या देखा था, फ्यूजलाज क्या होता है, उसके शेप कैसे होते हैं, क्यों उसका शेप ऐसा है ना। इसके अलावा कैसे हम स्किन को उसमें अटैच करते हैं। फिर हमने देखा था उसमें प्रेशराइजेशन की क्या ज़रूरत है ना। प्रेशराइजेशन को मेंटेन करने के लिए हम उसमें सील का यूज़ करते हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर हम अटैचमेंट स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने देख लिया था कि विंग्स को कैसे अटैच किया जाता है, स्टेबलाइजर्स को कैसे अटैच किया जाता है, इंजन को कैसे अटैच किया जाता है, इतना हमने देख लिया था। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है लैंडिंग गियर यानी अंडर कैरेज जिसे बोलते हैं। लैंडिंग गियर को कैसे अटैच करते हैं, फिर और आगे की चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लैंडिंग गियर आखिर अटैच कैसे किए जाते हैं। तो एक फिगर मैं शेयर कर रहा हूँ, सबसे पहले तो वो देखो, फिर सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। ये फिगर लैंडिंग गियर का है कि आखिर लैंडिंग गियर कैसे अटैच्ड होता है फ्यूजलाज के साथ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना, कि जो लैंडिंग गियर्स होते हैं एयरक्राफ्ट के, वो फ्यूजलाज की जो वेली होती है यानी जो एकदम नीचे का हिस्सा होता है, या तो उसमें अटैच होते हैं पूरी तरह से, या फिर किसी किसी एयरक्राफ्ट में पूरी तरह से किस में होते हैं, विंग्स में होते हैं। और कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जिसमें पार्शियली यानी थोड़ा सा विंग्स में हिस्सा होता है, और उसको जब रिट्रैक्ट होकर के वो अंदर जाता है तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो आपके फ्यूजलाज में भी होता है, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है, यानी 3 कंडीशंस बन सकते हैं आपके जो ये लैंडिंग गियर्स होते हैं उनके अटैचिंग के। एक आपका हो सकता है विंग्स, दूसरा हो सकता है फ्यूजलाज, और तीसरा हो सकता है कि दोनों को हम पार्शियली यूज़ करें यानी थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर लें। जनरली इनको अटैच ऐसे हिस्से में किया जाता है जिसके पास काफ़ी स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। जैसे अगर ये विंग्स में इनका एक्चुअल इंस्टॉलेशन है तो विंग्स के स्पार्स में, है ना, मैंने आपको बताया कि जो विंग्स के स्पार्स होते हैं वो प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर होते हैं। इसी तरह से जो फ्यूजलाज में लॉन्जिरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर होते हैं। फ्लोर वीम्स होते हैं, ट्रांसवर्स मेंबर्स होते हैं, ये सब जो हैं जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिनका स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है, उनके साथ इनको अटैच किया जाता है। इसका रीज़न भी है क्योंकि एयरक्राफ्ट के पूरे वेट को जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर आता है तो सारे वेट को किसे हैंडल करना होता है, इन लैंडिंग गियर्स को, ठीक है। यानी नोज और मेन लैंडिंग गियर जो होते हैं वो मिल करके एयरक्राफ्ट के जो वेट होते हैं उनको हैंडल करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वेट होता है एयरक्राफ्ट का, इसलिए इनको काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए या तो हम इनको फ्यूजलाज में लगाते हैं, या फिर विंग्स में लगाएंगे, या फिर पार्शियली यानी थोड़ा इसमें और थोड़ा उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो ये लैंडिंग गियर हो गया, ठीक है। जहाँ पर ये एक्चुअली में इंस्टॉल होते हैं और जहाँ पर रिट्रैक्ट होके जाते हैं यानी बंद हो जाते हैं ना फ्यूजलाज के अंदर या फिर विंग्स के अंदर, उस एरिया को बोलते हैं व्हील वेल एरिया, ठीक है। यानी वो स्पेस, ये थोड़ा सा स्पेस हमारे लिए रखा जाता है, हमारे लिए नहीं लैंडिंग गियर के लिए रखा जाता है, ताकि वो उसमें रिट्रैक्ट हो सके यानी अंदर जा करके प्रॉपर स्ट्रीम्ड लाइन शेप एयरक्राफ्ट की बना सके। उस एरिया को बोलते हैं स्पेशली व्हील वेल एरिया, है ना। एक्चुअली में ये होता क्या, व्हील्स को अंदर रखता है अपने, तो वेल मतलब कुआं टाइप का एक थोड़ा जगह समझिए, तो व्हील वेल, ठीक है, यानी इसे बोलते हैं व्हील वेल एरिया। एक बात और ख़ास थी जो मैंने इसमें बताई कि इनको हमेशा कहाँ लगाते हैं हम, जो स्ट्रेंथिव मेंबर्स होते हैं, चाहे विंग्स के स्पार हो गए, फ्यूजलाज के लॉन्जिरॉन्स हो गए, या ट्रांसवर्स बीम मेंबर्स, या फ्लोर बीम मेंबर, मतलब जो बहुत मजबूत हिस्सा होता है उनके साथ इनको अटैच किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये डिपेंड करता है कि मैंने बताया ना, कुछ एयरक्राफ्ट में ये विंग्स में होता है पूरी तरीके से, कुछ एयरक्राफ्ट में पूरी तरह से ये फ्यूजलाज में भी हो सकता है, कुछ एयरक्राफ्ट में पार्शियल हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आखिर एयरक्राफ्ट कौन सा है, ठीक है। अब देखो ये जो रिट्रैक्टेबल मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये रिट्रैक्टेबल ही हो। जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे सेस्ना वगैरह, उसमें ये रिट्रैक्टेबल होते ही नहीं है, ठीक है। ये फिक्स्ड होते हैं पूरी तरह से, ये अंदर बाहर बार बार नहीं होते, ठीक है। ये क्या होते हैं, बाहर की तरफ ही होते हैं। बड़े एयरक्राफ्ट में क्योंकि ये लंबी दूरी के एयरक्राफ्ट होते हैं, हाई परफॉर्मेंस वाले होते हैं, और ज़्यादा लैंडिंग गियर होता है ना इसमें, बड़े बड़े लैंडिंग गियर आपने देखा होगा, पूरा बग्गी होता है इसका, ठीक है। 4-6 मिल करके बनाए जाते हैं, 4-6 टायर लगे होते हैं उसमें, है ना। तो इस कारण से अगर ये खुला रहेगा तो ड्रैग बहुत क्रिएट करता है ना, इसलिए हमें रिट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है ना। छोटे एयरक्राफ्ट में इतना ड्रैग क्रिएट नहीं होता है ना। अब मान लो उसमें हम रिट्रैक्टेबल लगाएंगे तो मेंटेनेंस, वेट, बहुत सारे मैटर आ जाते हैं, तो इसलिए हम उसमें कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। सेस्ना वगैरह जो छोटे एयरक्राफ्ट हैं उसमें हम फिक्स लैंडिंग गियर लगाते हैं, और जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं उसमें हम रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर लगाते हैं। और इनकी जो पोजीशन होगी वो डिपेंड करेगा कि एयरक्राफ्ट का कन्फिगरेशन कैसा है, यानी कौन सा एयरक्राफ्ट है। जैसे बोइंग है, बोइंग में भी कौन सा एयरक्राफ्ट है, 737, 747, 77, 787, या फिर एयरबस में आओ तो 320 है, 330 है, 350 है, 380 है, तो डिपेंड करेगा, ठीक है। समझ में आया सभी को।
इसके बाद आता है सीट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो एक फिगर दोबारा मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको देखो सभी लोग। सीट को एक्चुअली में ट्रैक्स में ऐसे ट्रैक बने होते हैं, मतलब ट्रैक का मतलब समझो कि उसमें कुछ ऐसे हिस्से बने होते हैं जहाँ पर सीट डायरेक्टली एडजस्ट हो जाता है ना। ये देखो, है ना, ये वाला हिस्सा दिख रहा है। अब जो इसमें क्विक रिलीज फास्टनर्स होते हैं, यानी फटाक से इनको इसमें लगाओ, है ना, और सीट को एडजस्ट कर दो, आगे पीछे ज़्यादा जगह करना है, कम जगह करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। सिर्फ क्या करना है, देख रहे हो ध्यान से, इसमें क्या है, सारे बने हुए हैं, पूरे ट्रैक्स बने हुए हैं इसमें। सिर्फ इसमें लगाओ अपना जो चेयर है, जो एयरक्राफ्ट के चेयर्स होते हैं जिस पे बैठते हैं लोग, उसको लगाइए और इस पर ऐसे खिसका दीजिए, जिधर भी जहाँ भी करना है, और जहाँ पर भी इनको एक्चुअल में इंस्टॉल करना है वहाँ पर इनको फिक्स कर दीजिए, ठीक है। फिर अगर इनको मूवेबल भी होते हैं, अगर मान लो जैसे जो बिजनेस क्लास वगैरह होते हैं, जो फर्स्ट क्लास के सीट होते हैं, आप देखते हैं वो कैसे होते हैं, वो पूरी तरह से मतलब मूवेबल होते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं, है ना। तो इसी की हेल्प से इसमें क्विक रिलीज फास्टनर्स लगाए जाते हैं ताकि क्विकली इनको इधर उधर किया जा सके, ठीक है। आप किसी भी क्लास को कोई भी क्लास बना सकते हैं, है ना। तो ये सिस्टम होता है आपके सीट इंस्टॉलेशन का। ये जो सीट इंस्टॉल किए जाते हैं एक्चुअली में जो ट्रैक्स होते हैं, एक तरह की बीम्स होते हैं, बहुत मजबूत बीम्स होते हैं ये, जिन पर एयरक्राफ्ट को इंस्टॉल किया जाता है और फिर फ्लोरिंग की जाती है ना, ताकि मतलब एक फ्लोर अच्छा मिले आपको, है ना। सिर्फ बीम रहेगा तो आप चढ़ोगे कैसे, है ना। और ये फ्लेक्सिबल होते हैं पूरी तरह से। और सबसे अच्छी बात होती है कि अगर वही बताया मैंने कि इनको मूव किया जा सकता है, इधर से उधर, इन्हें जल्दी से निकाल के बाहर रखा जा सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आता है आपका कार्गो लोडिंग सिस्टम, यानी कार्गो के डोर्स होते हैं, उनको भी इंस्टॉल करना होता है हमें। तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक बार देख लो आप लोग कैसे होते हैं, क्योंकि देखने के बाद ईजिली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है ना, इसलिए आप देख लो। ये देखो, ये कार्गो के डोर्स हैं, है ना। ये देखो ऐसा, ऊपर पैसेंजर्स बैठते हैं, जनरली हर एयरक्राफ्ट में होता है, और नीचे का हिस्सा जो होता है एयरक्राफ्ट का, जहाँ पर फ्यूल वगैरह नहीं होता उसको छोड़ के, है ना। वैसे जनरली बेली में जो विंग्स के आसपास का हिस्सा होता है उसमें हम फ्यूल भर देते हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो ये कार्गो का सिस्टम लगा देते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे सामान रखे जाते हैं, बहुत सारे सामान, ठीक है, एक साथ। कार्गो मतलब ये मत समझना कि आपका बैग वगैरह, नहीं 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 नहीं, वो तो बैगेज कंपार्टमेंट में होता है। कार्गो का मतलब ये पैसेंजर तो ले ही जाता है, साथ में सामान भी लेकर के जाता है कुछ, ठीक है, उसे बोलते हैं कार्गो, ठीक है, समझ में आया। जैसे दवाइयाँ या कपड़े वगैरह कंपनी के लिए, ये सारी चीज़ें जब लेकर के जाता है तो उसे कार्गो बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कार्गो लोडिंग सिस्टम, ठीक है, समझ में आया सभी को लोडिंग क्या होता है। हाँ सॉरी, म्यूट करा। तो अभी समझ में आया कार्गो लोडिंग सिस्टम क्या है, कार्गो डोर्स कैसे होते हैं, आपको दिख गए, है ना। इनका स्पेशल इक्विपमेंट, मतलब जैसे इनमें चढ़ाने के लिए, जैसे सामान जो होते हैं कार्गो वाले वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो उनको चढ़ाने के लिए उसमें हम रोलर का यूज़ करते हैं। रोलर मतलब कि ऐसे एक बेल्ट टाइप का होता है, कन्वेयर बेल्ट टाइप का, उस पर से सामान रख दोगे तो वो अपने आप धीरे 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 करके अंदर चढ़ जाएगा, है ना। तो वो बहुत इजी है, आप गूगल पे देखोगे आपको आसानी से फोटो मिल जाएगा उसका, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वो इलेक्ट्रिकल मोटर से ऑपरेटेड होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। बड़े बड़े सामान होते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट जैसे वैक्सीन का ही डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, इस समय पूरा एयरक्राफ्ट से हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, मेन जगहों पर, फिर वहाँ से हॉस्पिटल के लिए आप थोड़ी थोड़ी जगह पर लेकर के जाते हो, तो इससे क्या फास्ट एंड ईजी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना। तो इसलिए ये हमारा कार्गो लोडिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा है डोर्स एंड इमरजेंसी एग्जिट्स, है ना। जैसे कार्गो डोर था, ऐसे ही पैसेंजर्स को भी चढ़ने के लिए, आपके क्रूज को चढ़ने के लिए अलग अलग टाइप के डोर्स होते हैं। डोर मतलब दरवाजा, है ना। और इमरजेंसी एग्जिट का मतलब होता है, ये भी दरवाजे ही हैं एक तरह से, लेकिन इमरजेंसी में काम आते हैं, जनरल पर्पज़ में काम नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कार्गो एंट्री डोर हो सकता है ना, कार्गो जो मैंने भी दिखाया। केबिन एंट्री डोर हो सकता है, जहाँ से पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं। इमरजेंसी एग्जिट डोर हो सकते हैं, जहाँ से अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी ये अपने आप से ओपन हो जाते हैं, या फिर हमें खुद ओपन कर लेना चाहिए, ओपन हो जाता है बहुत ईजिली, अंदर और बाहर दोनों से ही ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरी तरह से फ्यूजलाज की तरह किया जाता है, क्योंकि ये क्या है एक्चुअल में, तो फ्यूजलाज के हिस्से हैं। जो डोर्स होते हैं वो एक्चुअली में क्या है, फ्यूजलाज के ही तो हिस्से हैं, बस उन्हें हम काट करके बाहर निकाल दिए हैं। तो ये भी पूरी तरह से फ्यूजलाज की तरह ही पहले कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उसके बाद उसमें जोड़ दिए जाते हैं, किसमें, फ्यूजलाज में। समझ में आया। अब देखो इसमें हम लैचिंग एंड लॉकिंग का सिस्टम यूज़ करते हैं, यानी ऐसे बंद करो और उसके बाद खींच के इसको लॉक कर दो, है ना। ऐसा सिस्टम इसमें होता है, लैचिंग एंड लॉकिंग सिस्टम इसमें यूज़ होता है। और इसमें पूरी तरह से सीलिंग मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। सीलिंग मतलब समझ रहे हो, इसको सील करना ताकि ये एयर टाइट रहे, हवा इससे बाहर ना निकले, है ना। और इसका क्या रीज़न है आप सभी को पता है,
एयरक्राफ्ट जो है, जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं वो सारे के सारे प्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट होते हैं, यानी हमें उसमें प्रेशराइजेशन करना पड़ता है। अब अगर हमारे डोर को बंद करने के बाद अगर उसमें कुछ खुला रह जाएगा थोड़ा बहुत हिस्सा, तो क्या होगा, प्रेशराइजेशन कभी बनेगा ही नहीं, प्रेशर बनेगा ही नहीं एयरक्राफ्ट के अंदर। तो इसलिए जो आपके डोर्स होते हैं इनमें क्या लगाई जाती है, सीलिंग लगाई जाती है, ताकि ये पूरी तरह से सील रहें, एकदम एयर टाइट, बिल्कुल ना एयर अंदर का बाहर ना बाहर का अंदर। समझ में आया सबको? अब देखो, जो डोर्स होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लग टाइप डोर और एक होता है नॉन प्लग टाइप। तो प्लग मतलब आप समझ रहे हो ना, ऐसे बाहर की तरफ पहले खींचो, उसके बाद ऐसे बगल में स्लाइड कर दो, उसे बोलते हैं प्लग टाइप। ठीक है, मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, देख के ऐसे भी समझ जाओगे आप लोग कि क्या होता है। ये देखो, ये है फिगर आपके प्लग टाइप डोर का, है ना। ये देखो, दिख रहा है आपको? ये क्या है, फ्यूजलाज के अंदर वैसे पूरा एकदम बिल्कुल फिट हो जाएंगे, एकदम इतने अच्छे से ये फिट हो जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि फ्यूजलाज का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब खोलना होता है तो अंदर से इसे क्या करते हैं, प्लग करते हैं, मतलब बाहर की तरफ थोड़ा ढकेलते हैं और फिर ड्रैग कर देते हैं बगल में, है ना। और जनरली हर एक एयरक्राफ्ट में जो केबिन डोर्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सभी को समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लग टाइप डोर। नॉन प्लग टाइप डोर, जैसे मैंने कार्गो वाला भी दिखाया था, है ना, वो ऐसे सीधे ऊपर की तरफ खुल जा रहा था, है ना। ये देख लो, एक बार फिर से देख लो, मैं फिगर दोबारा शेयर कर दे रहा हूँ, आप दोबारा देख लो ताकि इजीली समझ में आए कि प्लग टाइप और नॉन प्लग टाइप में आखिर डिफरेंस कहाँ पे है ना। तो डिफरेंस ये है, देखो, वो प्लग टाइप था और ये जो वाला जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये नॉन प्लग टाइप, ये देखो, है ना। इसमें क्या ऐसे बाहर की तरफ खींच के थोड़ी खोल रहे हैं, इसको डायरेक्टली उठा दे रहे हैं, है ना। तो इसे बोलते हैं नॉन प्लग टाइप, और वो क्या है, प्लग टाइप है। क्लियर है सभी को कि प्लग टाइप और नॉन प्लग टाइप डोर्स क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले तो ये जान लो। समझ में आया सभी को? चलो, वेरी गुड। यस सर। अब देखो, जो आपके प्लग टाइप डोर होते हैं जनरली इनकी ओपनिंग जो होती है लार्ज होती है ना। या ऑब्वियस सी बात है, ओपनिंग से ये लार्ज होंगे, मतलब जितना बड़ा इनका ओपनिंग है उससे ज़्यादा बड़े होते हैं, तभी तो अंदर जाके पूरे अच्छे तरीके से चिपक जाते हैं, है ना। तो ये थोड़ा बड़े हैं, बाहर निकलते हैं और ऐसे तरह इस तरफ आकर के बगल में ड्रैग हो जाते हैं। ठीक है, फिर है आपका कि ये पहले आउटवर्ड निकलेंगे उसके बाद ड्रैग होंगे, ये भी बात सही है बिल्कुल। आउटवर्ड पहले बाहर की तरफ आएंगे उसके बाद ड्रैग। ये प्लग टाइप की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपके केबिन के लिए होता है, मतलब आपके पैसेंजर्स जो बोर्ड करते हैं उसके लिए होता है, पहले बाहर की तरफ फिर ड्रैग हो जाएंगे बगल की तरफ। ठीक है, कुछ जो है ओवर विंग्स भी होते हैं, मतलब विंग्स के ऊपर भी ऐसे आपको मिलेंगे, वो इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं, वो भी प्लग टाइप ही होते हैं। लेकिन उनकी खास बात ये होती है कि वो अंदर से भी खुल सकते हैं और बाहर से भी खोले जा सकते हैं, मतलब अंदर या बाहर किसी तरह से भी खोल लो, चल जाएगा, ठीक, खुल जाएगा। जैसे आपके केबिन वाले डोर्स भी अंदर और बाहर दोनों तरह से खुल सकते हैं, है ना। बहुत सारे एयरक्राफ्ट में, कुछ में नहीं भी होता होगा, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जनरली क्या होते हैं, अंदर और बाहर दोनों तरफ से खोले जा सकते हैं आपके जितने भी डोर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसके अलावा नॉन प्लग डोर्स की अगर हम बात करें तो नॉन में कौन सा आता है, आपके कार्गो डोर्स, है ना। इसके अलावा अगर कोई और ऐसा डोर है, जैसे मान लीजिए बैगेज कंपार्टमेंट है या कोई और छोटा मोटा एक्सिस है ना, तो वहाँ पर हम नॉन प्लग टाइप यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जो केबिन डोर्स होते हैं एक्चुअली में हमें उसका एयरक्राफ्ट का भी शेप मेंटेन करना होता है ना, इसलिए हम उनको प्लग टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगर ऑपरेशन की बात किया जाए तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब हमारे फ्यूजलाज में ये बंद हो जाते हैं, जो कोई भी डोर्स हों, कार्गो डोर्स हों, कैबिन डोर्स हों, प्लग टाइप हों, नॉन प्लग टाइप हो, कोई भी हो, जब कभी भी ये बंद होते हैं तो एक्चुअल में ये फ्यूजलाज का शेप ले लेते हैं, है ना। और एक्चुअल में आप खुद सोचो, आपके घर में जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तो एक्चुअली में क्या होता है, आपके दीवारों को मजबूत कर देता है ना। कि अब कोई उसे तोड़ेगा तो एक्चुअल में क्या करता है, दीवारों की स्ट्रेंथ को मजबूत उसने किया, है ना। क्योंकि अब मान लो किसी को घुसना है तो वो दरवाज़ा तोड़ेगा चाहे दीवार तोड़ेगा, तोड़ना तो पड़ेगा, लेकिन खुला है तो क्या डायरेक्टली घुस जाएगा। इसी तरह से जो ये डोर्स होते हैं जब फ्यूजलाज में बंद हो जाते हैं तो एक्चुअल में फ्यूजलाज की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक होल अगर बना रहेगा तो क्या है, फ्यूजलाज जो है डैमेज होने का खतरा रहेगा। लेकिन ये इतना बेहतरीन तरीके से उसमें बंद होते हैं कि उसके स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं जितने भी टाइप के डोर्स होते हैं, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था, जो डोर्स होते हैं, जो ओपनिंग्स होते हैं, वहाँ पर हम एक्स्ट्रा री इन्फोर्समेंट मटेरियल का यूज़ करते हैं ताकि उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, समझ में आया? एक बात और खास ध्यान रखना है, जब कोई भी एयरक्राफ्ट को टोइंग कर रहे हो या जैकिंग कर रहे हो, टोइंग मतलब समझते हो, एयरक्राफ्ट को मतलब ऐसे खींच करके, एक टो ट्रक होता है छोटा सा, वो एयरक्राफ्ट को खींच करके लेकर के जाता है। मतलब एयरक्राफ्ट जब अपने पावर पे नहीं चलता है तो उसे बोलते हैं टोइंग, है ना। और जब पावर पे चलने लगता है तो उसे बोलते हैं टैक्सिंग और टेक ऑफ, फिर बाकी तो आप जानते हो। ठीक है, तो जब अपने पावर पर वो नहीं चल रहा है, कोई दूसरा व्हीकल उसे खींच रहा है तो उसे बोलते हैं टोइंग।
तो जब कोई भी आप टोइंग करो या फिर मेंटेनेंस वगैरह के लिए या जो कोई भी सिमेट्री चेक के लिए, अब जब एयरक्राफ्ट को जैक करते हो यानी ज़मीन से कुछ ऊपर उठाते हो, तो इन दोनों ही कंडीशंस में कोशिश करनी चाहिए और ये रिकमेंडेड भी होता है कि एयरक्राफ्ट की जो डोर्स हैं वो बंद रहें। ठीक है, ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, डोर्स अगर खुले रहेंगे तो इससे क्या है, एयरक्राफ्ट का बैलेंस नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि एयरक्राफ्ट ऑलरेडी ज़मीन से ऊपर है, या उसे जब लेकर के जा रहे हो तो क्या है, हो सकता है वो अचानक से किसी को लग जाए जो वहाँ दरवाजे के पास खड़ा हो, या बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए जब आप टोइंग या जैकिंग करते हो एयरक्राफ्ट की, तो दरवाजे हैं, जो भी डोर्स हैं, उनको बंद होना चाहिए। समझ में आया सभी को? इसके अलावा जो आपके कार्गो डोर्स होते हैं, क्योंकि कार्गो डोर्स बहुत बड़े बड़े डोर्स होते हैं ना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सामान अंदर डालने हैं आपको कार्गो के डिपार्टमेंट के अंदर। अब आपका डोर इतना बड़ा है और आपको इतना बड़ा सामान डालना है, तो आप कैसे काम करोगे? लेकिन अगर डोर बड़ा है और छोटा सामान भी डालना है तो एडजस्ट हो जाता है। तो इसलिए जो कार्गो डोर्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और बहुत हैवी होते हैं, तो एक आदमी के बस की बात ही नहीं कि उसे खोल सके। तो इसलिए वो जो डोर्स होते हैं एक्चुअली में या तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं या फिर हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होते हैं, है ना। तो आज आपको ज़्यादा दम नहीं लगाना होता है, सिंपली हमारे स्विच होता है या और भी ऐसी कोई मैकेनिज्म्स होते हैं जिनको आप टच करो या थोड़ा सा प्रेस करो तो अपने आप धीरे धीरे करके डोर अपने आप खुल जाते हैं, है ना। जैसे आजकल के कार के जो पीछे वाले डिग्गी होते हैं ना, वो भी देखते हो, पहले दम लगा के उठाना पड़ता था, अभी ऐसा नहीं, अभी आप खोल के थोड़ा सा उससे सहारा दीजिए, अपने आप खुल जाता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? तो वैसा ही इसमें भी सिस्टम होता है, वो और बढ़िया सिस्टम है, क्योंकि एयरक्राफ्ट है, कॉम्प्लेक्स मशीन है, तो इसमें और बढ़िया सिस्टम होता है, ये आराम से अपने आप खुल जाता है, आपको कोई स्ट्रेंथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और एक बात है, जितने भी एयरक्राफ्ट के डोर्स हैं, चाहे कार्गो डोर्स हों, इमरजेंसी हों, केबिन हो, कुछ भी जितने भी डोर्स लगते हैं, उन सारे डोर्स में एक सेंसर लगता है जिसे बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का मतलब आप ऐसा समझ लो कि उसके पास करीब में जब कोई चीज़ आता है तो एक चीज़ होता है इंडक्टेंस, है ना। तो इंडक्टेंस बढ़ जाता है, तो इससे वो इंडिकेट करता है कॉकपिट में कि भैया दरवाज़ा खुला है या बंद है ना। तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर का सिर्फ आप ऐसे समझो कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होते हैं उनका काम ये होता है कि कॉकपिट में जो पायलट बैठा होता है उसको बताना, यानी इंडिकेट करना कि कौन सा दरवाज़ा खुला है और कौन सा बंद है। ठीक है, तो वहाँ कॉकपिट में एयरक्राफ्ट को जो पायलट होता है वो वहाँ कॉकपिट में बैठ के पता कर लेता है कि भैया कौन सा दरवाज़ा खुला है या कौन सा बंद है, कौन सा सही तरीके से बंद है, कौन सा सही तरीके से नहीं बंद है। ये सारी चीज़ें उसको कॉकपिट में बैठे बैठे इंडिकेशन मिल जाती हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। ठीक है, ये याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि डोर्स खुले हैं या बंद हैं, इसके लिए जो सेंसर यूज़ होता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो केबिन एंट्री वाले डोर्स होते हैं, जो केबिन में आप जाते हो, मतलब जो पैसेंजर्स के लिए होते हैं, ये जनरली इनफ्लेटेबल एंट्री स्लाइड इनके अंदर होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी, अब भाई इमरजेंसी होगी तो कोई दरवाजा जल्दी जल्दी थोड़ी खोलेगा ऊपर से ये दरवाजे काफ़ी ऊपर होते हैं, अगर आपने देखा होगा मॉडर्न एयरक्राफ्ट में, है ना। तो पता चला इमरजेंसी से कोई नहीं बच गया, लेकिन वहाँ से कूदा तो मर गया, है ना, या फिर उसके हाथ पैर टूट गए या और ज़्यादा इंजरी हो गई, है ना, कि वहाँ से कूदने के बाद उसका इतनी हालत बची ही नहीं कि वो उठ के जा सके, है ना, वहाँ से वहाँ ख़त्म हो गया। तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए इसमें हम इनफ्लेटेबल एंट्री स्लाइड्स का यूज़ करते हैं जो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। ठीक है, मैं आपको फिगर शेयर कर रहा हूँ, वो देखो फिर समझ में आ जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही ईजी चीज़ है, आपने हमेशा देखा होगा, लेकिन ऐसे कभी हम ध्यान नहीं देते ना कि इसे कहते क्या है। ठीक है, ये देखो, है ना, ये एक एयरक्राफ्ट का इनफ्लेटेबल एंट्री स्लाइड है। ये देखो अपने आप ये दरवाजे खुलते हैं और ये इनमें बिल्कुल वो होता है, प्रेशर होता है, वो अपने आप से होता है और ये पूरा खुल जाता है। फिर इसके ऊपर लोग ऐसे, है ना, यहाँ से रुको मैं पेन दिखाता हूँ, यहाँ से लोग इस पर कूद जाते हैं और फिर ऐसे सरकते सरकते नीचे बढ़िया चले आते हैं, मस्त मज़े लेके, है ना। हालांकि इमरजेंसी कंडीशन होती है तो उन्हें मज़े का नहीं समझ में आता, लेकिन ऐसे आराम से इससे नीचे आ सकते हैं, इससे कोई इंजरी वगैरह का खतरा नहीं रहता है और बहुत जल्दी जल्दी लोग आ सकते हैं। आप खुद सोचो, सीढ़ी लगाओगे तो एक एक आदमी धीरे धीरे उतरेगा, ये लंबा चौड़ा होता है, इधर धड़ा धड़ धड़ा धड़ उधर से निकलते हैं, फटाफट नीचे आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को, है ना। ये क्या होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, है ना, इसके लिए हमें किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया, ये ऑटोमेटिकली अपना काम कर देते हैं। फिर आता है आपका विंडो एंड विंड स्क्रीन अटैचमेंट, है ना। जैसे आप पैसेंजर केबिन में जहाँ पर आप बैठते हो, यानी जो पैसेंजर्स बैठते हैं, वहाँ पर आप देखते हो बहुत सारे विंडोज़ लगे होते हैं, छोटे 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 बहुत सारे विंडोज़ लगे होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखते हो जहाँ पायलट बैठता है, यानी जो कॉकपिट है, वहाँ पर भी आगे स्क्रीन होता है ना, विंडोज़ होते हैं। तो जो कॉकपिट वाला होता है उसे बोलते हैं विंड शील्ड। ठीक है, और जो हमारा ये यहाँ पर पैसेंजर में होता है उसको जनरल विंडोज़ बोलते हैं, है ना। उसे क्या बोलते हैं, यानी जो जिससे पायलट देखता है उसे बोलते हैं विंड शील्ड।
और जहाँ से हम देखते हैं उसे सिंपल विंडो बोलते हैं, मतलब खिड़की ऐसे कह लो। समझ में आया? अब देखो जनरली जो नॉन प्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट हैं या छोटे मोटे एयरक्राफ्ट हैं, जैसे आपका ये सेस्ना वगैरह है, तो ये एयरक्राफ्ट जो है इसमें एक सिंगल एक्राइलिक प्लास्टिक या फिर ऐसे सिमिलर किसी मटेरियल का एक्राइलिक प्लास्टिक जनरली होता है। इसका एक सिंगल लेयर का होता है, क्योंकि ये अनप्रेशराइज्ड, जैसे बहुत ऊपर नहीं जाना, बहुत तेज नहीं उड़ना, है ना। तो एक सिंगल लेयर की एक्राइलिक आप लगा दोगे प्लास्टिक, तो काम चल जाता है इसमें, ठीक है। लेकिन ऐसे एयरक्राफ्ट जो प्रेशराइज्ड होते हैं, जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी क्रूजिंग स्पीड अच्छी खासी होती है, जो बहुत अल्टीट्यूड पर जा करके उड़ते हैं, इनके जो विंडोज़ होते हैं इसमें तो पहली बात दो तरीके के विंडो होते हैं। पहला कौन सा? जो फ्लाइट डेक में होता है, यानी जो कॉकपिट में होता है, और दूसरा जो पैसेंजर केबिन में होता है। तो एक और ख़ास बात होती है, ये भी बने होते हैं एक्राइलिक प्लास्टिक के ही, लेकिन इनमें 2-3 लेयर एक साथ मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो एक्राइलिक प्लास्टिक होते हैं, इनका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इनका स्ट्रेंथ बहुत हैवी होता है और इनका वेट कम होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जो पैसेंजर केबिन वाला हमारा विंडो होता है, जिसमें हम लोग बैठते हैं, हम आप जैसे पैसेंजर्स बैठते हैं, उस केबिन वाली विंडो जो होती है वो फिक्स्ड होती है ना। ऐसा नहीं है कि आप चलती फ्लाइट में से बाहर निकाल के झाँक लो, जैसे बस उसमें कर लेते हो, ऐसा नहीं होता। वो फिक्स्ड होता है, पूरी तरह से फिक्स्ड होता है, आप उसको खोल नहीं सकते हो। लेकिन जो आपके कॉकपिट में साइड वाली विंडोज़ होती हैं, सामने वाली नहीं, साइड वाली, जैसे सामने ही विंडोज़ होती हैं और किनारे किनारे भी 2-3 विंडो होती हैं, वैसे जनरली 6 या 7 होती हैं, तो उसको आप स्लाइड करके हल्का सा खोल सकते हो। रिस्ट्रिक्शन होता है, ऐसा नहीं कि पूरा खोल के निकाल दोगे, लेकिन स्लाइड होके वो खुलता है कुछ एंगल तक, है ना, खुल जाता है। इन केस जैसे मान लो कि इमरजेंसी कंडीशन आ गई, तो पायलट कहाँ से निकलेगा, तो वो उसी स्लाइड विंडो से बाहर निकल जाता है ना। रोप वगैरह होता है, रस्सी वगैरह होती है उसमें, क्योंकि अभी ऊंचा है ना, तो आराम से वहाँ से पायलट जो है वो जंप कर सकता है, बाहर निकल सकता है, ठीक है। अब जो ट्रांसपोर्ट, जितने भी ट्रांसपोर्ट हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट होते हैं, जो इनकी विंड शील्ड होती हैं, इन विंड शील्ड के बीच में, मतलब जैसे मान लो एक लेयर ये है एक्रेलिक प्लास्टिक की और एक लेयर ये है, इन दोनों लेयर्स के बीच में कंडक्टिव मटेरियल डाला जाता है, ठीक है। तो कंडक्टिव मटेरियल डालने का क्या मतलब है? एक्चुअली में जैसे पूरे एयरक्राफ्ट बहुत ऊपर उड़ते हैं, हम जानते हैं ऊपर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से आइसिंग हो जाती है। आइसिंग का मतलब बर्फ़ जम जाता है ना। अब बर्फ़ जम गया तो उसके लिए कई सारे मेथड हैं, लेकिन वन ऑफ द मेथड ये है कि उसमें हम कंडक्टिव मटेरियल का यूज़ करते हैं और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो ये किसी भी कंडक्टर या जो भी कोई मटेरियल है, जैसे आपका जो प्रेस होता है, प्रेस करते हो ना, उसमें आप देखो ना कभी कॉइल्स होते हैं अंदर, है ना, तो वो भी कंडक्टिव मटेरियल होते हैं, नाइक्रोम होता है। तो नाइक्रोम क्या होता है? उसका रजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ऐसे ही कुछ ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं जिसका रेजिस्टेंस हाई हो और वो पूरी लेयर की तरह उसमें रहता है, वो बाहर से देखने में आपको पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो इसका खास बात, इसका एडवांटेज क्या है कि जब कोई भी आइसिंग कंडीशन होती है, यानी जब कोई भी आइसिंग होने लग जाती है एयरक्राफ्ट पर, तो ऐसे कंडीशन में हम स्विच ऑन करते हैं और जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो जो कंडक्टिव लेयर उसमें करंट फ्लो करेगी। अब करंट की एक प्रॉपर्टी होती है I²RT, यानी हीट जनरेशन। जब कभी भी आपका रेजिस्टेंस हाई हो या करंट हाई हो, तो ऐसे कंडीशन में हीट जनरेट होता है, ठीक है। जैसे आपके घर में टीवी भी होगा, है ना, या फ़ोन ही आपका है, आप इसको बहुत देर चलाते हो तो क्या होता है? गर्म हो जाता है ना। क्यों गर्म होता है? वो तो कुछ तो सॉफ्टवेयर की सिस्टम होते हैं और कुछ आपका मदरबोर्ड होगा, लेकिन एक्चुअल में रीज़न क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? हीट जनरेट करता है ना। तो इसी तरह से जब वो कंडक्टिव लेयर में करंट पास करता है तो वो भी हीट जनरेट करता है, तो इसकी वजह से आइस वगैरह नहीं जमती है ना। आप खुद सोचो, अगर अब इस टाइम पर बाहर धूप में आप बर्फ़ पानी रखोगे तो बर्फ़ जमेगा? कभी नहीं जमेगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई है। तो ऐसे ही विंडशील्ड की जो टेम्परेचर होते हैं उसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो इस वजह से उसमें बर्फ़ फॉर्म नहीं होता है, आइस फॉर्म नहीं होती है। क्योंकि आइस फॉर्म होने के लिए कंडीशन है कि आपका जो टेम्परेचर है वो कम से कम 0 डिग्री होना चाहिए, या 0 डिग्री या उससे कम, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस, या ध्यान रखना सेल्सियस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रहता है तभी जा करके बर्फ़ फॉर्म होता है। लेकिन अगर हम उसके टेम्परेचर को बढ़ा दें तो बर्फ़ फॉर्म होने का कोई चांस ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब अटैचमेंट इसका कैसे किया जाता है तो मैंने बता दिया 2 तरीक़ों से, एक फिक्स्ड और एक स्लाइडिंग, है ना। फिक्स्ड कब होता है? जब हम पैसेंजर केबिन की बात करते हैं, और स्लाइडिंग कब होता है? जब हम बात करते हैं किसकी? अपने उसकी क्या बोलते हैं, फ्लाइट डेक, कॉकपिट की। समझ में आ गया सभी को? किसी कोई डाउट? यस सर। कुछ भी जो नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो, है ना, जो नहीं समझ में आया।